आज यह बात पूरे ऑफिस में फैल गई थी कि काव्या आई है। सभी उसे देखने, उससे बात करने को उत्सुक थे। अधिकांश के दिलों में भारी उत्सुकता थी। देखें उसकी प्रतिक्रिया क्या है। काव्या और अभय का प्यार खुली किताब की तरह था। अपने रिश्ते को ना उन्होंने कोई नाम दिया न छिपाया। जिसने जैसा चाहा सोचा, अपनी नज़र से देखा और उनके अनाम रिश्ते को अपना नाम दे डाला। दोनों की इस सबसे निर्लिप्तता सबको अधिक तकलीफ देती थी। एक बेटे के बाप अभय का काव्या से प्यार सबके आक्रोश का कारण था। निहायत अंतर्मुखी अभय के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। वही अभय काव्या के साथ इतना करीब कैसे हो गया, सबके आश्चर्य का विषय था। ऑफिस का पुस्तकालय अभय का दायित्व था। बच्चे की तरह इसे उसने सहेजा संवारा था। अपनी मेहनत और समझदारी से पुस्तकालय में कंप्यूटरी सुविधाएं उसने जिस शीघ्रता से उपलब्ध कराई कि सब हैरान हो देखते रह गए थे। काव्या के आने से पहले अभय का अधिकांश समय पुस्तकालय में ही बीतता था। हॉस्पिटल से अभय का शव उसके घर ले जाया गया था। ऑफिस के बहुत से लोग मातम पुरसी को पहुंच चुके थे। गाड़ी से अभय का नश्वर शरीर उतारा जा रहा था। पत्नी नीलिमा स्तब्ध देख रही थी, मानो वह त्रासदी किसी और के साथ घटी थी। बेटे को किसी पड़ोसी के घर भेज दिया गया था। घर में अभय के परिवारजनों के पति खोजने के लिए डायरी की खोज हो रही थी। मिसेस शर्मा को अभय के कागज फाइलें छूते देख अपरिचित आवाज में कहा था, वह नाराज होंगे, उनकी कोई चीज छूना मना है। क्या चाहिए आपको? किसी ने समझाना चाहा था। घर वालों को खबर की जानी है, उनके पति चाहिए, वही खोज रहे हैं। आप परेशान ना हो, हम उनकी डायरी देख रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम पर नाराज होंगे, उनकी डायरी नहीं छूनी है किसी को। नीलिमा के स्वर में मानो आतंक था। सुचित्रा जी ने फिर कोशिश की थी। ठीक है, हमें डायरी नहीं चाहिए, पर उनके परिवारजनों का पता तो बता दीजिए, उन्हें बुलाना ज़रूरी है ना। किसी को नहीं बुलाना है, कोई नहीं है उनका। नीलिमा जैसे अपने आप में नहीं थी। देखिए, आप इस समय दुख से हमारी बात समझ नहीं पा रही हैं। आपका बेटा अभी बहुत छोटा है। इस मौके पर उनके परिवार से किसी का होना बहुत ज़रूरी है। नागेश्वर जी ने नीलिमा को समझाना चाहा। कहा ना उनका कोई नहीं है। नीलिमा अडिग थी। ऑफिस के लोग इसी स्थिति के लिए कतई तैयार नहीं थे। शायद अतिशय दुख ने नीलिमा को विक्षिप्त सा कर दिया था। हार कर अभय के 6 वर्षीय बेटे देव से पूछा गया था, बेटा तुम्हारे पापा का घर कहाँ है? उनका पता कहाँ रखा है जानते हो? पापा का घर कहीं नहीं है। मम्मी कहती है पापा तो नाना जी के घर रहते थे ना। नन्हे बच्चे के उत्तर से कुछ उम्मीद जागी थी। हाँ बेटा, अपने नाना जी के घर का पता जानते हो? कहाँ रहते हैं नाना जी? सुधीर जी आगे बढ़ाए थे। कल नाना जी की चिट्ठी आई है, हमें ढेर सारी चीज़ें लाएंगे ना। दिखाऊं उनकी चिट्ठी? कुछ ही पलों में घर से नाना का पत्र ले आया था उनका बेटा देव। अपने लिए लाई जाने वाली खिलौनों और सामानों की लंबी लिस्ट दिखाता। नन्हा देव कितना उत्साही था। लिफाफे पर नाना का पता, गांव सब लिखा हुआ था। थोड़ी ही देर बाद अभय के ससुर जी को उसकी एक्सीडेंट में मृत्यु की खबर भेजी जा चुकी थी। उतनी दूर से अंतिम संस्कार के समय तक उनका पहुंचना कठिन था। फैसला नीलिमा ने ही लिया था। जो सब बंधन तोड़ गया, उसके लिए किसी की प्रतीक्षा क्यों? वस्तु स्थिति से सर्व था। निरपेक्ष नीलिमा न रोई न चिल्लाई। शायद गहरे सदमे से उसे उबारने के लिए किसी ने डॉक्टर बुला लिया था। एक भी आंसू नहीं गिराया है डॉक्टर, गहरा आघात पहुंचा है इन्हें। एक पड़ोसन ने कहना चाहा था। कुछ नहीं होगा मुझे डॉक्टर, बहुत प्यार किया है जिंदगी ने मुझसे। शांत स्वर में अपनी बात कह नीलिमा सुनिए में निहारती रह गई थी। निरुपाय डॉक्टर चले गए थे। पड़ोस की औरतें रोने का उपक्रम करती रही, पर नीलिमा निर्विकार बैठी अभय की अंतिम क्रियाएं संपन्न होती देखती रही। लोग फुसफुसा रहे थे। उम्र ही क्या थी बेचारी की, कैसे काटेगी पहाड़ सी जिंदगी। बेटा तो अभी नादान है। कुछ दबी दबी बातें उभर रही थी। कौन सा सुख जाना है, कच्ची उम्र से ही सौतन का दुख भोग रही है। अभय का अंतिम संस्कार कौन करेगा? क्या नियम विधान है? अचानक अभय के जाति बंधु और कुछ परिचित वहां से खिसक लिए थे। जो व्यक्ति उन्हें बुलाने गया उसे अप्रत्याशित जवाब मिला था, अभय जाति से बहिष्कृत है, हम उसके अंतिम संस्कार में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं।
पर इस समय तो सारे भेदभाव भुलाकर आपको हमारी मदद करनी चाहिए। तुम हमारे आचार विचार नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कह सकते हो। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना है, हम बिरादरी से बाहर की बात नहीं करेंगे। हमें माफ़ करो भैया। हाथ जोड़कर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिए थे। अंततः ऑफिस के लोगों ने नन्हे बेटे देव का हाथ छुआ। अभय के शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया गया था। हाय रे नन्ही सी जान को यह दिन भी देखना था। औरतें संवेदना जता रही थी, पर नीलिमा तो पत्थर सी बन गई थी। 2 दिन बाद पहुंचे पिताजी को देखकर सब सहम गए थे। बुढ़ापा खराब हो गया बेचारे का। बेटी नीलिमा की ओर ताकते हुए पिताजी के चेहरे की झुर्रियां और गहरी हो गई थी। हे ईश्वर, क्या सोचा, क्या हुआ? चिंता ना करें, आपकी बेटी को ऑफिस में नौकरी मिल जाएगी। हम सब यहाँ हैं, हम आपकी बेटी की पूरी देखरेख करेंगे। लोग बूढ़े पिताजी को सांत्वना दे रहे थे। अभय के विभागाध्यक्ष ने हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया था। मुंह नीचा किए पिताजी सबकी सुनते रहे। कभी कभी अश्रुपूर्ण आंखें अंगोछे से पूछ नाती को देख रो उठते। नाना जी उसके लिए कोई सामान नहीं लाए थे। लंबी ट्रेन वाले खिलौने की बात वह अपने दोस्तों को भी बता चुका था। नाना जी, हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये लोग पापा को ले गए नाना जी। हाँ बेटा, हम वापस चलेंगे। एक लंबी सांस छोड़ पिताजी मौन हो गए थे। आंखों के सामने जलचित्र सदृश्य रीलें घूम रही थी। कस्बे के स्कूल के शिक्षक रमाशंकर तिवारी के अचानक निधन पर बेसहारा अभय को 5 वर्ष की आयु से उन्होंने ही पाला था। सरस्वती जी का जितना ही अगाध भंडार रमाशंकर जी के पास था, लक्ष्मी उतनी ही उनसे विमुख रही। आसपास के बच्चों को जोड़ बटोर के रमाशंकर जी उन्हें पढ़ाते थे, वरना उस कस्बे में शिक्षा का उतना सम्मान ही कहाँ था। आज तो रमाशंकर जी के पढ़ाए बच्चों में से कुछ उच्च अधिकारी भी बन चुके थे। अभय को जन्म देते ही रमाशंकर जी की पत्नी शारदा स्वर्ग सिधार गई थी। उस दारिद्र्य में अभय रमाशंकर जी का रत्न था। शांत सद्बुद्धि चेहरा, सुंदर सा रंग, सबका मन मोह लेता था। रमाशंकर जी के अचानक निधन पर अभय के लालन पोषण की समस्या उठ खड़ी हुई थी। रमाशंकर जी के दूर दराज के रिश्तेदारों में भी अभय की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई नहीं था। उनकी उंगली पकड़ अभय उनके घर आ गया था। कुछ एक जाति धर्म के ठेकेदारों ने नाक भाव सिकौड़े, पर अभय की जिम्मेदारी लेने की पहल किसी ने नहीं की थी। उनकी स्नेह छाया में अभय बड़ा होता गया। बचपन से ही अभय सबसे अलग अंतर्मुखी स्वभाव का था। उसकी तेज बुद्धि और शालीन व्यवहार ने उन्हें मुग्ध किया था। एकमात्र बेटी नीलिमा के लिए उससे अच्छा वर और कौन होगा। बाधा उनकी जाति थी। अभय उच्च कुलीन ब्राह्मण और वे स्वयं उसके पांव पूजने वाले यजमान। इस इतने बड़े संसार में अभय कितना नितांत अकेला था। अतः विवाह के समय जाति भेद को उठाने वाला कौन होगा, पर उनकी धारणा कितनी गलत सिद्ध हुई। सुपात्र अभय को अपनी कन्या देने वाले कई परिवार सामने आए थे उस समय जब वह शादी योग्य हो गया था। उनकी बेटी नीलिमा से अभय के विवाह की बात का कड़ा विरोध किया गया था। सबकी चुनौतियों के विरोध में वह दहाड़ उठे थे। कहाँ गया था ये उच्च कुल का अभिमान जब उसे पालने कोई आगे नहीं आया था। आज उस पर अधिकार जमाते शर्म नहीं आती क्या? उनकी दहाड़ पर लोग चुप भले ही हो गए, पर सजा अभय को भुगतना पड़ा था। ये बात बहुत दिनों बाद उन्हें समझ आई थी। उच्च कुलीन परिवारों ने अभय को जाति से बहिष्कृत कर दिया था। दिखने में बेहद सुंदरी नीलिमा का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। किसी तरह 10वीं कक्षा पास कर वह घर बैठ गई थी। अभय से जब उन्होंने नीलिमा के साथ उसके विवाह की बात की तो उसका चेहरा फीका पड़ गया था। पिता समान पालक की आंखों में निराशा आशंका गहराती देख उसने सहज सधे स्वर में कहा था, आप जो आदेश दे मुझे स्वीकार होगा। चाह कर भी वे पूछने का साहस नहीं कर सके थे, तुम्हारा अपना मन क्या कहता है अभय? ये स्वीकृति सिर्फ मेरी आज्ञा का पालन भर है ना? क्या वे उसकी बात सहज ही मान गए थे? सब कुछ जानकर भी उन्होंने अपने को धोखा दिया था। नीलिमा जैसी अति सामान्य बुद्धि वाली लड़की भला अभय की प्रखरता झेलने योग्य थी? संदेहों अपवादों को झुटलाकर उन्होंने दोनों का धूमधाम से विवाह किया था। उन्हें लगता विवाह के बाद अभय और ज़्यादा गंभीर होता जा रहा था। एक दिन नीलिमा से पूछा भी था, क्या बात है बेटी, अभय बहुत चुपचाप रहता है। वह तो हमेशा से ऐसे ही है पिताजी,
आपको बेकार में भरम हो रहा है, कहती नीलिमा हंसती थी। पता नहीं वह पगली लड़की अभय की बातें समझ भी पाती है कि नहीं। इसी कारण वे अभय के प्रति और अधिक उदार और स्नेही हो उठे थे। अभय के अकेलेपन का रहस्य भी उन पर ही खुला था। राजीव के विवाह पर तुम नहीं गए अभय? नहीं। क्यों? वह तो तुम्हारा सबसे खास दोस्त है ना? जी। फिर? मैं आमंत्रित नहीं हूँ पिताजी। क्यों? उनके स्वर में हैरानी भर आई थी। राजीव के घर वालों को मेरी उपस्थिति पसंद नहीं है पिताजी। तभी उन्हें याद आया था, राजीव की भतीजी के विवाह का प्रस्ताव भी तो अभय के लिए आया था। इसके बाद धीमे धीमे उन्हें पता लगता गया, अभय के दोस्त भले ही उसे सच्चे दिल से स्वीकारे, उनके रूढ़िवादी परिवार उसे नीची दृष्टि से देखते हैं। उनका कुल उनकी तुलना में नीचा जो था। अभय की गंभीरता उन्हें व्यथित करती, पर वे निरुपाय थे। काश नीलिमा अभय की पूर्णता बन जाती। उनके कार्य का प्रतिशोध लोगों ने भी अभय से ही लिया था। उस रूढ़िवादी समाज में अभय को कितना अपमानित होना पड़ा होगा, इस पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बेहद उदार भोले अभय की लालची के रूप में खिल्ली तक उड़ाई जाती थी। रुपयों के लालच में उसने नीलिमा से विवाह किया। प्राय लोग कटाक्ष करते रहते। इन सब के ऊपर नीलिमा से उसे कौन सा संतोष मिल पाता होगा। पिता की दुलारी सिर चढ़ी नीलिमा तो बस अच्छे कपड़े, आभूषणों और भोजन से ही मतलब रहता था। युवती नीलिमा का बचपना कभी कभी उन्हें तक विचलित कर जाता था। जब अभय एक बेटे का बाप बना तो उसके शांत निर्विकार चेहरे को देख पिताजी सोच में पड़ गए थे। उन आनंद के क्षणों में वैसी उदासीनता, क्या बेटे के प्रति आने वाली जिम्मेदारी परेशान कर रही है? अभय, पिताजी ने हंसी ठिठोली करना चाहा था। आपके रहते कैसी चिंता पिताजी? क्या नाम दोगे बेटे को? जो आपको अच्छा लगे। हाँ पिताजी, इसको नाम तो आपको ही देना होगा। नीलिमा मचल उठी थी। अभय की आहत नज़र पहचान पिताजी ने फिर कहा था, कोई नाम तो सोचा होगा अभय। अभय के जवाब के पहले ही नीलिमा बोल पड़ी, नाम आप ही दे पिताजी। देवानंद कैसा रहेगा अभय? उतना लंबा नाम कैसे पुकारूंगी, देव ही काफ़ी नहीं है पिताजी। अभय के जवाब की नीलिमा ने थोड़ी प्रतीक्षा भी कहाँ की थी। क्यों अभय? उनकी सवालिया नजरें अभय पर टिकी थी। ठीक है, बेटे के नाम के प्रति इतनी दूरी क्यों अभय? तुम्हारी इच्छा अनिच्छा इस विषय में महत्वपूर्ण है। मेरा सब कुछ तो आपका दिया है पिताजी। मैं अकिंचन किसी को दे ही क्या सकता हूँ, वो भी नाम जैसी चीज। कैसी बातें करते हो अभय? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जी। संक्षिप्त उत्तर के साथ शायद एक अवसादपूर्ण मुस्कान ओठों पर तिर आई थी। उस दिन भी वे उसकी बात का मर्म कहाँ समझ सके थे। तो देव ही तय रहा ना, मेरा देव। नीलिमा ने नवजात शिशु का मुख चूम लिया था। नन्हे से देव को गोद में उठाए उसका प्यार दुलार करते बूढ़े पिताजी उठे। दिन रात नाती के प्यार दुलार में डूबे वे और माँ नीलिमा अभय को तो भुला ही बैठे थे। अभय ने जब उन्हें अपनी दूर शहर में नियुक्ति की खबर दी तो वे चौंक उठे थे। क्या तुम इतनी दूर जाना चाहते हो? लेकिन क्यों? क्या यहाँ कोई कमी है बेटा? जी, कमी की बात का तो सवाल ही नहीं उठता, पर संसार का अनुभव पाने के लिए घर के बाहर भी तो जाना चाहिए ना पिताजी। भगवान का दिया सब कुछ तो है, जितना चाहो घूमो फिरो, पर तुम्हारी यह घर छोड़कर नौकरी वाली बात मेरी समझ में नहीं आती है अभय। घर तो आपके पास ही रहेगा। नीलिमा और देव को आपके आदेश पर ही ले जाऊंगा पिताजी। अभय उनके डर को पहचानता था। राहत की सांस ले उन्होंने नाती को सीने से लगा लिया था। ठीक है, अगर तुमने जाने का फैसला ले ही लिया है तो ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। नीलिमा को बताया है? नीलिमा को आप ही समझा ले पिताजी। आशीर्वाद दीजिए किसी योग्य बन सकूं। पिताजी समान ससुर की चरण धूलि लेते अभय का भी स्वर रुद्ध हो उठा था। अभय का जाना नीलिमा को अच्छा नहीं लगा था, पर पिताजी का लाड़ दुलार और सुख सुविधाएं एकाएक छोड़ पाना भी संभव नहीं था। अभय की सीमित आय में उन सुख सुविधाओं की कल्पना भी व्यर्थ थी। अभय को न जाने देने की चेष्टा में उसने मनुहार भी की थी, पर अभय ने अपना निर्णय दृढ़ स्वर में सुना दिया था। बहुत दिन पिताजी पर बोझ बनकर रह लिया,
अब अपना और अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाना मेरा कर्तव्य है नीलिमा। मेरा सब कुछ तुम्हारा है, पर इसी सीमित तनख्वाह में काम चलाना होगा। पिताजी से और अधिक ले पाना अब मेरे लिए संभव नहीं है नीलिमा। क्या कह रहे हो? पिताजी क्या पराए हैं? हमारे सिवा उनका और है ही कौन? नीलिमा की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उन्होंने जो दिया है उससे ऋण मुक्त हो पाना तो असंभव है, पर उनकी बेटी का भरण पोषण करने योग्य बन सकूं, यह देख वह खुश ही होंगे। ऐसा कहकर तो तुम पिताजी का अपमान कर रहे हो। तुम जितनी तनख्वाह घर लाओगे उतना तो तुम्हें पिताजी से पॉकेट मनी मिलती है। उनका सब कुछ हमारा ही तो है ना। हमेशा हमने पिताजी से लिया ही तो है नीलिमा। कभी मुझसे भी कुछ लेकर देखो, बहुत सुख पाओगी। मेरी सीमित आय पर तुम्हारा एकमात्र अधिकार होगा। मंद स्मित तैर आया था अभय के होठों पर। तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर हैं। यहाँ रहकर भी तो पिताजी का हाथ बटा सकती हो। क्या कष्ट है यहाँ जो बाहर भाग रहे हो? नीलिमा झुंझुला उठी थी। पिताजी वट वृक्ष हैं, उनकी छाया बहुत शीतल है, पर उसमें मैं पनप नहीं सकता। नीलिमा, काश तुम मेरी बात समझ पाती। हल्की सी सांस छोड़ी थी अभय ने। पिताजी की माथे की लकीरें गहरी हो उठी। सचमुच वह पगली कहाँ समझी थी अभय की बात। बेटी ही को क्यों अपराधी ठहराए? वे स्वयं भी क्या अपने अभय की थाह पा सके थे? आज अभय की डायरी उसके विभाग में दे गए हैं। उसकी अलमारी खोली गई थी। व्यक्तिगत पत्रों के साथ यह डायरी भी मिली थी। अच्छा होता डायरी उन्हें ना दी जाती। डायरी हाथ पे आने पर उसे न खोलना उन्हें असंभव लगा था। पहले पन्ने से अंत तक वे पढ़ते गए थे। घर से इतनी दूर आना एक अनुभव है। जब से होश संभाला, अपने को पराश्रित पाया, दूसरों की दया पर पला बढ़ा, जिसकी अपनी आशा आकांक्षाएं सब उधार की हैं। पिताजी के अपार स्नेह में भी दया की करुणा नजर आती है। और मेरी पत्नी नीलिमा, उसका जीवन सहज स्वाभाविक नदी सा है। पिता और पति के कगारों के बीच निश्चल बहती धारा। पिता की उदारता मुझे देकर वह परितृप्त है। पति नामधारी अभय, जिसका सब कुछ उसके पिता के उपकारों तले दबा है। अपनी हर ज़रूरत के लिए नीलिमा पिता पर निर्भर है, पिताजी की दया पर आश्रित। अभय भी कभी उसकी आवश्यकता पूर्ण कर सकता है? शायद वह यह बात सोच भी नहीं सकती। पिताजी पन्ने पलटते गए थे। एक पन्ने पर नज़र गड़ गई थी। आज उस नई लड़की ने सहायक लाइब्रेरियन के रूप में ऑफिस ज्वाइन किया है। कितनी डरी डरी सी लग रही थी। मिश्रा बता रहा था, कलकत्ता ऑफिस के मिस्टर अनुभव की बेटी है। हार्ट अटैक में पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण उसे यह नौकरी दी गई है। सर, मैंने इसके पहले कहीं काम नहीं किया है। आपकी गाइडेंस चाहिए। मैं जल्दी ही सब सीख लूँगी। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। यही का काम बहुत आसान है। मन लगाकर काम करोगी तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। थैंक यू सर। आंखों में जैसे दीप जल उठे थे। दूसरे दिन मानो जैसे मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था। उसके आने से कमरा कुछ ज़्यादा ही खिल उठा था। सर, आप किसी अच्छी जगह रहने के लिए एक कमरा दिला सकते हैं? मेरी टेबल के पास खड़ी काव्या कुछ परेशान सी थी। कमरा? क्यों, यहाँ कोई परिचित नहीं है? कलकत्ते में मौसी उन्हें संभाल लेती है। कलकत्ते में भाई की पढ़ाई चल रही है, उसे तो वहाँ रहना ही होगा। मुझ अकेली के लिए बस एक कमरा ही काफ़ी होगा। उदास मुस्कान बिखर आई थी काव्या के शुष्क होठों पर। ठीक है, देखकर बताऊंगा। अभी कहाँ रह रही हैं आप? वो वर्किंग वुमेंस के हॉस्टल में। फिर वहाँ क्या कष्ट है? ऑफिस से हॉस्टल बहुत दूर पड़ता है ना सर। आने जाने में 2 घंटे व्यर्थ चले जाते हैं। पढ़ाई के लिए समय ही नहीं मिल पाता। क्या पढ़ रही हैं आप? इंग्लिश लिटरेचर में शोध कार्य कर रही हूँ। अच्छा है जी। मैंने कभी नहीं सोचा था किसी दफ्तर में नौकरी करूँगी। मैं लेक्चरर बनना चाहती थी सर। काव्या की वाणी में उदासी थी। जो चाहा जाए हमेशा वह पूरा तो नहीं होता है ना मिस काव्या। स्वर में तनिक आक्रोश झलक आया था। एक बात कहूँ सर, आप कभी कभी बहुत आक्रोश में लगते हैं, जैसे किसी से नाराज़ हों। मैं अपने से नाराज़ हूँ काव्या, आप मेरी चिंता ना करें। सर, फिर मुझे आप कहकर क्यों पुकारते हैं? ये ऑफिस है काव्या जी, यहाँ रिश्ते नहीं जोड़े जाते। पारस्परिक संबंध बना रहे काफ़ी है। कुछ दिनों में यह सब जान जाएंगी।
अपमान से काव्या का मुंह मुरझा गया था। क्यों कभी कभी मैं इतना कठोर हो उठता हूँ। अचानक पिताजी से मिलने कोई सज्जन आए हैं। नाती देव बाहर खेलने भाग गया था। सावधानी से डायरी बिस्तर के नीचे रख वे बाहर चले गए थे। अभय के सहकर्मी शोक संवेदना प्रकट करने चले आए थे। अभय की सभी प्रशंसा कर रहे थे। उसके बिना लाइब्रेरी कितनी अनजान लगेगी। सबको विदा दे पिताजी ने डायरी के पन्ने पलटे थे। 2 दिनों से काव्या नहीं आ रही है। ऑफिस की सहयोगी सुचित्रा ने बताया था काव्या को तेज बुखार है। बेचारी का यहाँ कोई नहीं है। कल तो दवा हमसे मंगाई थी। कहाँ रहती है मिस काव्या? उसी शाम अपने सामने अचानक मुझे देख काव्या के ज्वर से बोझिल नयन चौंक गए थे। सर आप कैसी हैं काव्या जी? सुचित्रा जी ने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं है। बस यूं ही, शायद मौसमी बुखार है। माथे पर मेरा हाथ अचानक चला गया था। न जाने कैसी ममता सी उमड़ आई थी उस असहाय कमज़ोर सी लड़की के लिए। खाने पीने का क्या इंतज़ाम है? लगता है भूख हड़ताल चल रही है। ऑफिस में खबर क्यों नहीं भेजी काव्या? मेरी आवाज़ में ढेर सा स्नेह उमड़ आया था। काव्या की आंखें भर आई थी। जी से अधिक वह कुछ बोल कहाँ सकी थी। माथे पर स्नेहपूर्ण हाथ धर मैं मौन सांत्वना ही तो दे सका था। पूरे 7 दिनों बाद आज काव्या का बुखार उतरा है। इस बीमारी में तो वह एक नन्ही आज्ञाकारी बच्ची भर रह गई थी। दवाई देने से पथ्य देने तक का दायित्व मेरा ही था। किस कदर निर्भर हो गई है काव्या मुझ पर। मेरी कही बात उसके लिए वेद वाक्य बन जाती है। यह तो मेरे लिए नया अनुभव है। कोई मुझसे इतनी उम्मीद रखे, मेरी छाया तले सांस ले। मैं गरीब भला किसी को क्या दे सकता हूँ। काव्या है कि हर पल एहसास कराती रहती है कि उसकी ज़िंदगी के लिए मैं कितना महत्वपूर्ण हूँ। अच्छा लगता है यह एहसास। कितनी संतुष्टि, कितनी तृप्ति। क्या इसी को पुरुष की अहम तृप्ति कहते हैं? डायरी पढ़ना रोक पिताजी विचार मग्न हो गए थे। डायरी के पन्ने खुलते जा रहे थे। हर पल यह एहसास गहराता चला जाता है कि मैं कुछ हूँ। काव्या के साथ जीना कितना अच्छा लगता है। वहीं पत्नी नीलिमा के साथ मालकिन और सेवक का सा भाव क्यों हावी रहता है मुझ पर। काव्या मेरी मनपसंद ड्रेस पहनती है। जो रंग मुझे भाते हैं उसके अलावा दूसरा रंग नहीं खरीदती। मनुहार करके मेरा मनपसंद खाना बनाती है। वहाँ तो भोजन भी पिताजी के मन का खाना पड़ता था। अपने लिए इतना आयोजन एक अनजानी पुलक भर देता है। ये मुझे क्या होता जा रहा है? काव्या के बिना शायद जीवन जी ना सकूं, पर घसीटना तो पड़ेगा। नीलिमा और अपने बेटे के प्रति अन्याय कर रहा हूँ मैं। कितनी नासमझ है नीलिमा। अपने पति को किस विश्वास पर छोड़ निश्चिंत बैठी है। उसे यहाँ आने को कितनी बार लिख चुका हूँ, पर वहाँ यहाँ आना ही नहीं चाहती। मुझे बुला रही है, मैं वापस उसके पास चला जाऊँ? वह समझती क्यों नहीं। पति को यूँ अकेला छोड़ देना क्या गलत नहीं है? चश्मा उतार कर पिताजी ने आंखें मूंद ली। एक आध बार नीलिमा ने पति के पास जाने की दबे स्वर में इच्छा व्यक्त भी की थी, पर नाती की मोह ने उन्हें अंधा बना दिया था। देव के साथ उनका बचपन लौट आया था। नाती और बेटी के साथ अभय को वह भुला ही बैठे थे। नीलिमा को भेजा भी तब, जब सिर से पानी ऊपर आ गया। कुछ उड़ती खबरों से वे एक क्षण को विचलित जरूर हुए थे, पर अभय पर विश्वास था। वह अन्याय कभी नहीं करेगा। अनदेखी लड़की पर बेहद क्रोध आया था उन्हें। कौन है ये काव्या? अभय ने लिखा था। आज काव्या ने स्पष्ट कह दिया, मैं उसकी मांग में सिंदूर भले ही न डालूं। उसने अपने को मेरी पत्नी स्वीकार किया है। यह कैसे संकट में डाल रही है काव्या। नीलिमा को तुरंत आने का तार दे दिया है। कुछ खाली पन्नों के बाद लिखा था, नीलिमा के यहाँ पहुँचते ही पड़ोसियों ने अपना पड़ोसी धर्म निभा डाला है। 2 दिन तक रोज चुकने के बाद बात में ताने देती है। पिताजी ने भी कितने कठोर लहजे में कहा था, अच्छी दुश्मनी निभाई है अभय। बेटा, हमारे उपकार का यही फल देना था। मैंने पहचानने में गलती की। नीलिमा को समझा बुझाकर पिताजी गांव लौट गए हैं। घर आने पर नीलिमा कुछ कर सवाल पूछती है, आसपास कौन है, क्या है। देव का ध्यान भी नहीं रखती। घर का वातावरण कलहपूर्ण हो गया है। गलती ना नीलिमा की है ना मेरी अहम को, मेरे पुरुष को मान तो काव्या ने दिया है, वरना मैं तो सोया हुआ था। काव्या 4 महीने की ट्रेनिंग के लिए इंदौर जा रही है।
कैसे रह सकूँगा उसके बिना। नीलिमा ने कहीं भी मेरे साथ ना जाने की कसम खा ली है। उसका वश चले तो देव को भी मेरे पास ना आने दे। मेरी हर चीज़ तलाशती है। कल मेरे एक छोटे से पत्र के टुकड़े को लेकर किस कदर झगड़ा हुआ। मैंने कड़े निर्देश दिए हैं। मेरे अनुमति के बिना मेरी कोई चीज़ छूना मना ही है। देव मेरे सामने सहमा सहमा सा रहता है। कैसे समझाऊं इस नादान को। मेरा सोया पुरुष सिर्फ काव्या को पहचानता है। एक सप्ताह को काव्या आ रही है। कल शाम की ट्रेन से उसे रिसीव करना है। स्कूटर के ब्रेक ठीक नहीं लगते, उसे ठीक कराना होगा। आज दिन भर पानी बरसता रहा। अब स्कूटर की मरम्मत काव्या के आने के बाद ही कराऊंगा। डायरी की यही आखिरी पन्ना अभय के जीवन का भी आखिरी पन्ना था। बरसात से भीगी सड़क पर स्कूटर फिसलकर सामने लगे बिजली के खंभे से जा टकराया था। अभय का सिर पूरे वेग से खंभे पर जा लगा था। पास के पान वाले ने गुहार मचा जब उसे हॉस्पिटल पहुंचाया। काव्या को रिसीव करने वाले आंखें बंद हो चुके थे। स्टेशन कहाँ पहुंच चुका था अभय का। ऑफिस में पहुंचते ही काव्या को साथियों ने घेर लिया था। काव्या हैरान थी। कल स्टेशन पर लेने अभय क्यों नहीं पहुंचा? कहीं वह बीमार तो नहीं? मन बहुत सारी चिंताओं से घिरा हुआ था। जो सुना वह अप्रत्याशित उसे जड़ बना देने को पर्याप्त था। अभय की खाली कुर्सी को एकटक निहारती काव्या ने धीमे से अपनी बिंदी पूंछ पास खड़ी लड़की से कहा था, मुझे उनके घर जाना है शीला। पास खड़े सहकर्मियों के मध्य दबी उत्सुकता कुलबुला रही थी। कई शुभचिंतक उसे अभय के घर तक पहुंचाने आगे बढ़ाए थे, पर काव्या ने दृढ़ स्वर में कहा, उनका घर मेरे लिए अनजान नहीं। अच्छी तरह रास्ता जानती हूँ। आप लोग व्यर्थ अपना समय बर्बाद ना करें। खिसियाए चेहरों पर आक्रोश दिखने लगे थे। देखो तो लड़की की बेशर्मी, एक तो चोरी उस पर से सीना चोरी। सधे कदमों से अभय के घर की सीढ़ियाँ चढ़ काव्या ने झुककर पिताजी के चरण छुए थे। नीलिमा की ओर ताक दृढ़ शब्दों में काव्या ने कहा था, तुम्हारी गुनहगार हूँ मैं दीदी, जो चाहे सजा दे दो। एक ही प्रार्थना है, मेरा न्याय करते इतना जरूर याद रखना, तुम्हारा सम्मान अखंड है। तुम सबकी सहानुभूति की पात्र हो और मैंने अपना मान सम्मान सब कुछ खोकर जो पाया था, आज उसकी राख भी शेष नहीं। क्या इससे बड़ा कोई और सजा होगी मेरे लिए? काव्या की सुनी नज़रों में अपनी छाया निहारती नीलिमा उसे गले से लिपटा जोर से रो पड़ी थी। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।